भभुआ स्थित डीएम ऑफिस में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार ने नामांकन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। बताते चले कि उनके नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। मंच का संचालन कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैमूर के सुनील सिंह कुशवाहा तथा अध्यक्षा राजद जिला अध्यक्ष अकुल राम ने किया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार को जीतने के लिए अपने अपने विचार रखा। इस दौरान नामांकन के बाद पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए बोले कि 10 साल से जो विकास की कारवां रुक गई थी, रुका हुआ कारवां को जनता आशीर्वाद देगी। जनता मुझे चुनेगी एवं उनका आवाज बनेगा और उनकी आवाज बनकर विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की बातों को सदन तक पहुंचाऊंगा। पत्रकारों ने पूछा कि आप 9 तारीख अपना नामांकन था, आप नहीं करने आए। ये बातों का जवाब देते हुए कहा कि मेरे सभी मामले न्यायालय में चल रही थी, जनता इसका उत्तर देगी, इसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, चुनाव है, राजनीतिक रंजिश लेने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। सासाराम संसदीय क्षेत्र से हम जीतेंगे, 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। उन्होंने सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के बदहाल को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि हमारे बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो ट्रेनों में इस तरह भरे रहते हैं। आप उनको देखकर यह पता लगा सकते हैं कि विकास कितना है। आप लोग समझ जाइए बिहार की स्थिति क्या है। मैं सबसे पहले बेरोजगारी, स्वास्थ्य, किसानों की समस्या पर काफी प्रयास करने का कोशिश करूं। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि हम चमार जाति से हैं, मुझे दलित समझकर दबाया जा रहा है। जब मैं 5 साल का था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया एवं मैं अनाथ हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सासाराम हम जीतेंगे। बिहार में एक बहुत अच्छा रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। 4 तारीख को यह फैसला हो जाएगा। आपका मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा मेरा मुद्दा, यदि आप देखिएगा बिहार में बगल में, सुन लो ना भैया, बगल में मोहनिया स्टेशन है, आप चले जाइएगा तो प्रत्येक दिन हमारे घर के बच्चे, हमारे नौजवान भाई वहाँ जानवर जैसा ट्रेन में लद करके, अभी एक रमडिहरा, कुछ दिन पहले रमडिहरा का नौजवान काम करने के लिए जा रहा था दिल्ली या सूरत, ट्रेन से गिर करके जान गंवा दिया। तो आप जाके देख लीजिए बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, महंगाई कितना चरम सीमा पर। यदि छोटा सा रोग हो जाए तो बनारस जाना पड़ता है। पैसा के अभाव और दवा के अभाव में हम जो दलित समाज और इवन सभी समाज के लोग जो पैसा के अभाव में अपना जान जो है गंवा देते हैं। तो ये सब मुद्दा होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब। 9 तारीख को नॉमिनेशन था, 13 को हुआ, क्या रीजन रहा इस बीच? देखिए, कुछ हमारे जो हमारे नेता हैं स्टेट के, थोड़ा सा उनका समय का अभाव था, वो लोग नहीं दे सके। आज दिए हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो वो कोई मारण। जनता में आपके ऊपर धर्म हस्तांतरण का आरोप है क्या? उस पर अरे मैं चमार जाति से हूँ भाई, कितना बार मैं कहूँ। मैं आपको इसलिए अफसोस मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। अब मैं महादलित से हूँ, यही तराव गाँव में पैदा हुआ हूँ। अब मैं कमज़ोर समझ के, मुझे लोग कहने का मतलब दलित समझ करके, मुझे लाचार समझ के जितना लोग दबा रहे हैं दबाए, लेकिन जनता इसका जवाब देगा। जो भी आरोप लगाना, बीजेपी के लोग, आप देखिए ना बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या खुल के कह रहे हैं। बीजेपी के लोग लाचार समझ रहे हैं कि ये क्या कर सकता है। अनाथ बाप का बेटा है, चमार जाति में पैदा हुआ है, महादलित है, इसको जैसे चाहेगा आदमी दबा लेगा। तो कोई बात नहीं, हम जनता के साथ में, हमारे साथ में जनता है, जनता इनकी जवाब देगी। पीड़ित पिता का आरोप है कि आपके द्वारा लड़की को, सीमा को डराया धमकाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप उसी सवाल पर आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सवाल कानून में चल रहा है। कानून एकदम क्लियर कर देगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। उसको छोड़िए ना, क्या उसको। संतोष राम से कितना? देखिए, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितने की लड़ रहा हूँ दूसरे की।
लोकसभा में मैं मनोज कुमार लोकसभा में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ देता हूँ तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत में संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। पैदे हुआ हूँ मैं तो। आप थोड़ा इसको पीछे कर ले, बात करने मैं बिहार दर्शन से जी मैं जानना चाहूँगा कि जितना उथल पुथल आपके साथ हो रही है, भाई आप लोग थोड़ा माइक पीछे करेंगे थोड़ा सा, उसका क्या कहना है उसके बारे में? अरे मैं अंदरवा में बोला कि मैं यहाँ से चले गए थे, मजदूरी करके भीख मांग करके मुझे पढ़ाने का काम किया, यहाँ तक मैं आया संघर्ष करके। अब लोग समझ रहे हैं बीजेपी वाले कि मैं कमज़ोर हूँ, दबा रहे हैं, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ा है। सबका उन लोगों ने सबका उत्तर मिलेगा, जनता देगा। उन लोगों का कहना है कि उस दिन जिस दिन उन लोगों का नॉमिनेशन था, उस दिन कहा गया कि वो उनको टिकट मिल नहीं रही है और टिकट मिलेगी तो वो टिकट वापस करके चले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी को मैं धन्यवाद आमंत्रित के दिए सभा स्थल में। हाँ, आप आइए सब लोग। पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, वहाँ आइए और सब लोग आइए। अग्रजर भाई आप क्या कहना आप लोग वहाँ आइए। किस संदर्भ में? इनके संदर्भ में लंबा संघर्ष किया है हम लोग के साथ, कई वर्षों से इन्होंने सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन किया है। इनके चाल चलन के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो संकल्प लिया है, हम समझते हैं समाज में परिवर्तन करने का संकल्प, समाज में पिछले पैदान पर जो लोग खड़े हैं उनको मुख्यधारा में लाने का संकल्प, समाज में शिक्षा का अलग दिलाने का संकल्प, महिलाओं को उनको न्याय दिलाने का संकल्प। तो हम समझते हैं कि तमाम संकल्पों में आप हम तमाम साथी उनका भागीदार बने और निश्चित रूप से आरक्षण रहेगा तो आप रहेंगे, संविधान नहीं रहेगा तो आरक्षण नहीं रहेगा, आरक्षण नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। इसलिए संविधान को बचाने के लिए अपने हक लोगों को, खास करके नौजवान साथियों के हक और अधिकार के लिए मैं कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि आने वाले समय में 1 जून को जो इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अब मंत्री हैं उनको गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे। अब पूर्ण तैयारी से बुके देकर सम्मानित करेंगे। अब बक्सर विधायक पूर्ण तैयारी से को भाई मनोज कुमार सम्मानित करेंगे बुके देकर। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। अब हम चाहेंगे बड़े भाई अपने रोहतास जी का नाम इतना फैला यहाँ से लेके दिल्ली तक कि कांग्रेस पार्टी को भी ये डिसीजन लेने में देरी हुई। सीईसी का फैसला हो चुका, उसके बाद भी कल जाके ये फैसला हो पाया कि उनको सिंबल दे दीजिए, नॉमिनेशन करने के लिए कह दिए। इसके लिए हम आप सबों से क्षमा प्रार्थी। आज जो लड़ाई है और चौथे चरण का मतदान बिहार में चल रहा है, 3 चरणों के मतदान में भारतीय जनता पार्टी का प्रायः सभी सीटों पर हार तय है और कांग्रेस पार्टी, मैं विश्वास पूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि जो 3 जगह चुनाव लड़ी है, किशनगंज में, कटिहार में और भागलपुर में, भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। आज समस्तीपुर में जहां चुनाव हो रहा है, वहां भी राजद गठबंधन की बुरी तरह हार हो रही है। जो सबसे मजबूत सीट समझा जाता था, यहाँ पत्रकार साथी बैठे हैं, जरूर ये लोग भी फोन कर रहे होंगे, बेगूसराय की, जहां प्रायः सब लोग गए, प्रधानमंत्री जी,
गृह मंत्री जी, गडकरी जी, आपके बगल के मुख्यमंत्री योगी जी, आसाम के मुख्यमंत्री शर्मा जी जो पहले कांग्रेस में काम करते थे, सब लोग जाके जितना कसरत करना हुआ सारा कसरत के बावजूद वहां मैं किसी से आते समय तक पूछ रहा था इलेक्शन बड़ा टाइट है। तो जब इलेक्शन टाइट हो जाता है तो महागठबंधन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं। यहाँ बाबू जगजीवन राम जी जैसे सही बात समझती थी कि अगर इस बार गलती से आ गया मोदी फिर से तो डीजल पेट्रोल जरूर 400 पार कर देगा। ये स्थिति बनी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करता था, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता 10 साल में। किसी को मिला? जीएसटी और नोटबंदी से जो नौकरियां थी वो भी समाप्त हो गई। 15 लाख रुपए की देने की बात करता था। 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात होती थी। मेरे राज्यसभा में भाषण किए, लोकसभा में भाषण किए, देश भर में घूम घूम के भाषण किए कि 2022 तक किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे। लेकिन आमदनी दुगनी नहीं हुई, ऊपर से जरूर लागत खर्च महंगाई के चलते तिगुना चौगुना जरूर हो गया। और किसान आज भी बदहाल है। मजदूरों की भी वही स्थिति है, हमारी माँ बहनों की भी वही स्थिति है। इसलिए कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में ये कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम हर महिला को 1 लाख रुपया सालाना देने का काम करेंगे। हर बेरोजगार नौजवानों को युवा न्याय की बात राहुल जी ने की है कि हम उसको अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेंगे। और ये जो 30 लाख नौकरियां खाली हैं भारत सरकार के भिन्न भिन्न महकमों में, उसको 3 महीने के अंदर भरने का काम करेंगे। और ये काम आसानी से हो सकता है। तेजस्वी प्रसाद यादव केवल 17 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में रोजगार और नौकरी देने की बात करते थे। 6-7 सीटों के अंतर से हम लोग सरकार नहीं बना पाए। लेकिन जब मौका मिला तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख लोगों को 17 महीने में रोजगार देकर बिहार को दिखा दिया है, यहाँ के नौजवानों को। इसलिए अगर सरकार बनती है तो हम लोग जरूर, कांग्रेस पार्टी वाली सरकार निश्चित रूप से 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगी। ये कभी देने वाला नहीं है। ये केवल अदानी अंबानी ये कहा करते थे कि हम काला धन बंद कर देंगे। अभी भाषण में एक दिन कहा कि अब विपक्ष के लोग अदानी अंबानी की बात नहीं करते हैं क्योंकि टेम्पू भर भर के पैसा ये लोग दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आप खुद महसूस कर रहे हो कि आज भी काला धन है इस देश में। वो पैसा किसको जा रहा है ये जनता जानती है। अदानी जी किसके मित्र हैं देश की जनता जानती है। अंबानी किसके मित्र हैं देश की जनता जानती है। इसलिए आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और सासाराम ने हमेशा इस देश को राजनीतिक रास्ता दिखाने का काम किया है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि मनोज राम को भारी अंतर से आंसू के हाथ को, खड़गे जी के हाथ को मजबूती मिलेगा। हाथ आएगा वही आपका हालात बदलेगा, ये आप समझ लीजिएगा। सभी माँ बहनों, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सबको न्याय मिलेगा। हम जानते हैं समय कम है, नहीं तो मैं और भाषण करता, लेकिन हेलीकॉप्टर फिर उड़ जाएगा, हम लोग यहीं रह जाएंगे। आगे भी पहुंचना है। इसलिए आप सबों को एक बार महागठबंधन के सभी नेताओं को और आप सबों को, बाबू जैसे समाजवादी चिंतक और गिरीश बाबा जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ पैदा हुए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और देश के नवनिर्माण तक इन लोगों ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। ये सबसे अगर सशक्त रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त भूमि है तो ये रोहतास कैमूर का इलाका है। और पूरे बिहार को एक बार जब रोहतास ने तय कर लिया तो पिछली बार जहां 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का गठबंधन जीता था,
लेकिन इस इलाके से पूरे बिहार में जब संदेश गया तो 2020 में अंतर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के गठबंधन में केवल 12,000 का था। अब उससे काफी कारवां आगे बढ़ चुका है और इस बार शायद ही 2, 4, 5 सीट गलती से अगर कोई जीत जाए ये गठबंधन तो आप कहिएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसा कह के यहां से मैं गया था। समय कम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मां बहनें हमारी बैठी हैं। कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो बन रहा था और मैनिफेस्टो कैसे बना है, हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं राहुल गांधी जी, कागज पर नहीं बना, 4000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके लाखों करोड़ों लोगों से, सभी मां बहनों से वो मिले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर 6500 किलोमीटर की लंबी दूरी उन्होंने तय किया इम्फाल से लेके बॉम्बे तक जाने के क्रम में। वहां जरूर वो गाड़ी से, रथ से चले, इधर इस इलाके में भी आए थे, मैं आया था उस बीच में, झारखंड होते हुए जब यूपी जाना था, यहां भी सभा हुआ था और तब जाके किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की बात करना, देश भर के की जो गरीब महिला है, जिस तरह का महंगाई बढ़ा है, कमर तोड़ महंगाई से हर घर परेशान है, गरीबों के थाल से सब्जी और दाल तक गायब है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं, जैसे देश का लोग कटोरा लेके उनसे भीख मांग रहा हो। कोई देश का प्रधानमंत्री ये बात कभी कहेगा नहीं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। आप दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं? और आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि देश की स्थिति, देश में पहले ऋण हुआ करता था, पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 13वीं पंचवर्षीय योजना तक। जब मोदी जी नहीं थे तो देश पर दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों का कर्ज केवल 54,000 करोड़ रुपया था। आज वो कर्ज बढ़ के 160 लाख करोड़ हो गया। आज खुद कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का मैं सेवक हूं, लेकिन 140 करोड़ लोग, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर मां बहन, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो धनाढ्य व्यक्ति हो, सब लोग 1 लाख से ज्यादा के कर्ज में डूब गया। ये देश की स्थिति बनी है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ किसानों का ऋण माफ करने का कोई योजना नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देश भर में 22 धनाढ्य परिवारों का, अंबानी अंबानी सहित, पत्रकार लोग हों, अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो टोक दीजिएगा, 22 धनाढ्य परिवार के लोगों का 16,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, लेकिन किसान मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। किसान, हम भी मंत्री थे भारत सरकार में, मनमोहन सिंह जी के साथ 2004 से 9 के बीच में। या ये सही नहीं है? ये इलाका धान का है, धान पैदा सबसे ज्यादा करता है ये इलाका। और जब स्वर्गीय वाजपेयी जी सत्ता छोड़ के कांग्रेस को दिए थे, उस समय 550 रुपया आपके धान का कीमत मिलता था प्रति क्विंटल। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो सीधे हम लोगों ने दुगना, उसको 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया था। गेहूं का जो कीमत आपका 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे हम लोगों ने 1240 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया था। और उसी तरह से सारा तेलहन दलहन, उसके पहले भी अगर एक बात याद होगा किसी को, हम लोग मंत्री बने थे, मनमोहन सिंह जी ने बुलाया कि आज हम देश भर के किसान प्रतिनिधियों से मिलना चाहते हैं, बजट बनाने के पहले किसानों से बात करना चाहते हैं। वहाँ किसान प्रतिनिधियों ने जब ये बात कही तो हम लोग भी हक्का बक्का रह गए कि इस देश में ये सब जो गाड़ियां लगी हैं, जो सेठ साहूकार गाड़ी खरीदने जाते थे, उनको बैंकों से ऋण मिलता था 8% पर, और जब किसान अन्नदाता
ऋण लेने जाता था बैंकों से तो उसको ऋण मिलता था 10% पर। फिर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम देश के अन्नदाताओं के साथ इस तरह का बेईमानी और शौचालयपन का व्यवहार नहीं कर सकते और 10% से ऋण घटाकर 4% पर किया गया। और यहाँ आप जानते हैं, यहाँ इस इलाके में तो मंडी थोड़ा बहुत है। नीतीश कुमार शासन में जैसे ही आए 2006 में, जगता बाबू हमेशा हमको कहा करते थे, इसी इलाके के वो भी हैं, कि अखिलेश जी FCI से प्रोक्योरमेंट कराइए। मार्केटेबल सरप्लस 50 से 60 लाख मीट्रिक टन धान बिहार के किसान पैदा करते हैं और खरीदगी कितनी होती है? मैक्सिमम खरीदगी मेरे आने से पहले 3 लाख का हुआ था, वो भी रघुवंश बाबू मंत्री थे तब। लेकिन मेरे समय में वो बढ़ के 16 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा था। फिर भी मैं कोई ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा हो गया, होना तो चाहिए था 50 से 60 लाख मीट्रिक टन। और यहाँ से ट्रेनों में भर के किसान अपना अनाज भेजते थे ट्रेडर्स के माध्यम से और उसको प्रोक्योरमेंट दिखाया जाता था चंडीगढ़ में। हरियाणा और पंजाब में पैदा हम करते थे और हमारे चावल का उसका खरीदगी दिखाया जाता था हरियाणा और पंजाब में। ये कितना बड़ा अन्याय है। लेकिन जैसे ही ये काम शुरू हुआ, नीतीश जी की यहाँ सरकार बनी और देश में पहला राज्य बिहार था कि APMC एक्ट यहाँ लागे किस तरह से पैक्स के माध्यम से होता है, उस पर मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं कर रहा। मोदी जी की सरकार जब से आई है, हाईएस्ट बेरोजगारी पूरे दुनिया में, दुनिया का आप छोड़ दीजिए, दुनिया में यूरोप डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन पड़ोस के जो देश हमारे हैं वो हमसे पीछे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो। लेकिन बेरोजगारी दर में अभी हम सबसे आगे निकल गए। मैं एक श्राद्ध क्रम में गया हुआ था कुछ दिन पहले, राम बाबू यादव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, उसके पिताजी के श्राद्ध में। देखिए कि कनस्टर भर भर के नेपाल से नौजवान बच्चे, सैकड़ों बच्चे मोटरसाइकिल पर डीजल और पेट्रोल ला रहे हैं। कौतूहल बस मैं उनसे पूछा कि कहां से क्या ला रहे हो बाबू नेपाल से? तो जी यहाँ वहां तो 20 रुपया प्रति लीटर सस्ता है नेपाल में डीजल पेट्रोल का दाम, तो इसलिए हम लोग ले आते हैं उधर से, नेपाल से इधर बेच लेते हैं तो पॉकेट खर्चा निकल जाता है। आप समझिए क्या स्थिति है। टैक्स बढ़ा के अभी 100 रुपया पार हो गया डीजल पेट्रोल का दाम। अभी जब ये कहा करते थे पहले चरण के मतदान में कि इस बार 400 पार, गांव में जीत जाओगे ना। मैं हमेशा कहता था, चूंकि आप लोग हमें कहते थे कि भैया सीट ले लो, हम लोग वादा करते हैं तुम्हें जिता देंगे। आज आप लोग को गारंटी देना है, चूंकि हमारे कप्तान, हम लोग का गार्जियन बीच में है, ये सीट हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे बीच में गार्जियन आए हैं जो कि हम सबों के नेता रह चुके हैं, आदरणीय माननीय कृपा नाथ पाठक जी, जो कि हम सबों के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। आपको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज हमारे नामांकन में आप उपस्थित हुए। साथ में इस मंच पर उपस्थित अमिताभ जी हैं, आदरणीय माननीय हमारे विधायक, गार्जियन, बड़े भाई हमारे संतोष जी, जो कि करायगढ़ विधानसभा के विधायक हैं, वो भी हमारे माननीय हैं। आदरणीय माननीय मुन्ना गार्जियन हैं जो विधायक हैं बक्सर के, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। कांग्रेस पार्टी के हमारे आज तरफ से बहुत सारा फोन आया, बहुत सारा कंफ्यूजन था। मैं और मेरा वाइफ, हम लोग दोनों बात कर रहे थे, तो मेरा वाइफ ने कहा, उन्होंने कहा, मैंने भी कहा, चिंता न करो, प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 साल वन में बिताए, कृष्ण जी को जेल में जाना पड़ा, जितने हमारे महापुरुष से सब लोगों ने संघर्ष किया है। यदि मुझे और संघर्ष करना पड़े मैं करूंगा, तुम मेरे साथ खड़े रहना। मेरे मित्रों, आप सबको मालूम होगा बहुत सारी साजिश रची गई और एकमात्र साजिश का यही था कि मैं एक अनाथ बाप का बेटा हूं। मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, इसी पहाड़ के तराई में पैदा हुए थे। आज भी मुझे याद है
कि जब कभी भी मेरे पिताजी जाते थे मुखिया के पास में, वीडियो के पास में अपना पगड़ी उतार करके और वीडियो और मुखिया के चरणों में रखते थे और एक ही बात कहते थे, मुखिया जी मुझे एक कोल्ली दे दीजिए, मेरा बेटा पढ़ता है, मेरा बेटा का किताब भींग जाता है, मेरा बेटा का कॉपी भींग जाता है, अगर आप एक कोल्ली दे देंगे मुखिया जी तो मेरा बेटा पढ़ जाएगा, उसका किताब और कॉपी नहीं भींजेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार मेरे पिताजी को बड़ा भरोसा था, लोगों ने कहा, मुखिया जी ने कहा कि फलानवान का परितुरा के कोल्ली मिल जाए, मेरे पिताजी को बड़ा सुगुन आया। मेरे पिताजी ने कहा इस बार मुखिया जी ने बोला है तो जरूर कोल्ली मिल जाएगा, लेकिन उस बार भी लोगों ने लिस्ट से नाम काट दिया। मेरे पिताजी खटिया पर बैठ के रो रहे थे और जब रो रहे थे तो मेरे पिताजी, मैं आया, मेरे पिताजी ने कहा, मेरे कांधों पर हाथ रख करके, बेटा, मैंने पूछा काहे रो रहे हैं? मेरे पिताजी ने कहा, बेटा अब मैं ये मुखिया और वीडियो के पास में नहीं जाऊंगा, अब मेरा तकदीर तू है, मेरा तस्वीर तू है। मैं पहले 12 घंटा काम करता था, जरूरत पड़ा 24 घंटा काम करूंगा, अब तुझे पढ़ना होगा, अब मैं मुखिया और वीडियो के पास नहीं जाऊंगा, अब तुझे ही कोल्ली बनाना होगा। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, इस मंच पर कुछ देर पहले, अभी भी आप सबको मालूम है, उस बाप का बेटे की पत्नी हमारे पूनम भारती रोहतास जिला का चेयरमैन बनी, 33,000 कोल्नी का समीक्षा करके कोल्नी देने का काम किया। हमारे बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख बने, उन्होंने भी 2200 कोल्नी का देने का समीक्षा करके काम किया। उसी बाप का बेटा, वहां से उठ करके मैं आया हूं, लोगों ने बहुत साजिश किया, लेकिन मैंने कहा, मैं मीडिया वाले भाई लोग को भी कहा कि प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं इसी धरती का बेटा हूं, यहाँ के एक एक लोग जानते हैं कि मैं क्या हूं, नहीं हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, ये सासाराम पार्लियामेंट जो है ऐतिहासिक पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट को जो जीतता है उसी दिन श्योर हो जाता है, केंद्र में उसी की सरकार बन जाती है, उसी की सरकार बन जाती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे कप्तान, हम सबों के नेता हमारे बीच में हैं, इनसे मैंने वादा किया है, मैंने इनसे आंसू के साथ वादा किया है, इस पार्लियामेंट को हमें जीतना है और जीत करके इस पार्लियामेंट से हमें केंद्र में सरकार बनाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच के स्थानीय प्रत्याशी है, मुद्रा प्रखंड के सकरी गांव के रहने वाले हैं, लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक जीवन में इन्होंने लंबा संघर्ष किया है। हम लोग के साथ कई वर्षों से इन्होंने सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन किया है। इनके चाल चलन के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो संकल्प लिया है, हम समझते हैं, समाज में परिवर्तन करने का संकल्प, समाज में पिछले पैदान पर जो लोग खड़े हैं उनको मुख्यधारा में लाने का संकल्प, समाज में शिक्षा का अलग कराने का संकल्प, महिलाओं को उनको न्याय दिलाने का संकल्प, तो हम समझते हैं कि तमाम संकल्पों में आप हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम चाहेंगे, आप लोग से निवेदन करेंगे माता बहन सभी से, जात पात पर वोट मारिए हाथ पर, वोट मारिए हाथ पर। दिन से दिन बहुत से निश्चित मिलते हैं। कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी, बेजुबानों के जुबान, गरीबों के रहनुमा भाई मनोज कुमार जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का गुलदस्ता देकर सम्मान करेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अब इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार भाई मनोज कुमार कृपानाथ पाठक जी को पूर्व मंत्री हैं, उनको गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे। अब उनके बाद इंडिया गठबंधन कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार आप करागढ़ विधायक संतोष मिश्रा जी, बक्सर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी बुके देकर सम्मानित करेंगे। और बक्सर विधायक मुन्ना तिवारी जी को भाई मनोज कुमार सम्मानित करेंगे बुके देकर। अब हम चाहेंगे
कि और आलोक राउत जी पूर्व जिला परिषद सदस्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। अब हम चाहेंगे बड़े भाई अपने रोहतास जिला के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बुके देकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। कन्हैया सिंह, हाँ जाइए स्वागत कीजिए। रोहतास जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के बड़े भाई कन्हैया सिंह जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। बड़े भाई राजद के जिला अध्यक्ष अतुल राम जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। और हम चाहेंगे कार्यक्रम की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई रोहतास जिला